नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये देश का सबसे नया आतंकवादी संगठन है और बाकी जो पहले के जो आतंकवादी संगठन हैं उनसे भी बहुत खतरनाक इरादों के साथ काम करने वाला ये संगठन। वैसे तो सभी संगठनों का मतलब एक ही है, भारत में इस्लामीकरण करना, एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना और इस देश में शरिया लागू करना। सभी ग्रुपों का मकसद एक ही है, मगर ये ग्रुप PFI जो है बाकी ग्रुपों से बहुत ही खतरनाक मंसूबे से, बहुत ही डिटेल्ड प्रोग्राम के तहत ये काम कर रहा है। पिछले दिनों फुलवारी शरीफ में जो डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी एजेंसियों को मिला था, जो 8 पेज का जो डॉक्यूमेंट मिला था, उसको डॉक्यूमेंट को देखने के बाद तो सिक्योरिटी एजेंसियां उनके भी होश उड़ गए थे कि ये तो पता था सिक्योरिटी एजेंसियों को कि PFI बहुत खतरनाक होती जा रही है देश के अंदर, लेकिन ये नहीं पता था एजेंसियों को कि ये इतना डिटेल्ड प्रोग्राम भी बनाकर काम कोई कर सकता है, कोई ग्रुप। PFI का सबसे पहला मुसलमानों को 100% मुस्लिम लोगों को PFI में शामिल करने का, PFI का मतलब था कि 100% के 100% मुसलमान ही PFI में हो। उसके अलावा ना कोई सेकुलर पार्टियाँ हो, ना कोई सेकुलर विचारधारा का व्यक्ति हो, ना कोई मुस्लिम पार्टी हो, चाहे OBC की पार्टी क्यों ना हो, किसी भी पार्टी को इसमें PFI में शामिल ना किया जाए। और सभी को एक शिविर, जितने भी मुस्लिम को एक योग शिविर के आधार पर एक शिविर बना के रजिस्टर्ड करा के उनको ट्रेनिंग दो, हथियारों की ट्रेनिंग दो और उनको शिक्षा दो कि उनके दिमाग में कूट करके भर दो कि RSS और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को भगाने की प्लानिंग कर रही है, मुसलमानों को भगाना चाहती है और भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है RSS और BJP। और मुसलमानों को समझाओ कि मुसलमान हिंदुओं को हरा सकते हैं, क्योंकि हिंदू कायर होता है, हिंदू डरपोक होता है और माइनॉरिटी मेजॉरिटी को हरा सकती है। ये मुस्लिम लोगों के अंदर बार बार उनको बोलकर ये समझाओ कि हम मुसलमान जो है हिंदू को हरा सकते हैं, ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी को हरा सकती है। और इन लोगों को ये जो सपोर्ट जहाँ से मिलता है, ये फंडिंग जो जहाँ से मिलती है, ये कहाँ से मिलती है? ये तुर्की की नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन से इनको संरक्षण और पैसा मिलता है और इसको पाकिस्तान की ISI का भी सहयोग है, जिसकी वजह से मजबूत हो रही है। और पैसा आने का माध्यम इनका बहुत अलग है। इनका पैसा आता है जैसे कि कोई व्यक्ति बाहर काम नौकरी करता है विदेश में और वो अपने परिवार की हेल्प के लिए पैसा भेजता है और वो पैसा फिर अगले किसी व्यक्ति के अकाउंट में जाता है और वहाँ से फिर सीधा PFI को ट्रांसफ़र होता है। और डायरेक्ट PFI को अगर ये पैसा ट्रांसफ़र अगर बाहर से आ जाता है तो वो सिक्योरिटी एजेंसियों की नज़र में आ जाता है। इसलिए इन्होंने ये बाहर से पैसा मंगाने का एक नया तरीका अपनाया है कि पहले किसी NRI का पैसा उसके परिवार के अकाउंट में आए और उसके परिवार के अकाउंट से धीरे से किसी दूसरे अकाउंट में जाए और वहाँ से फिर वो सीधा PFI को जाए, ताकि इस एजेंसियों की जांच पड़ताल से ED या क्राइम ब्रांच से बचा जा सके। 16 सितंबर को SCO की मीटिंग में प्रधानमंत्री समरकंद गए थे और वहाँ के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों से भी मिले थे, वहाँ के राष्ट्रीय प्रधानमंत्री से मिले थे। लेकिन उसके बाद अकेले में तुर्की के राष्ट्रपति से मिलना
ये एक अचंभित बात थी देश के लिए। लोगों ने इसके ऊपर एक अचंभा जताया कि तुर्की के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिलने का क्या औचित्य है, जबकि तुर्की तो भारत के खिलाफ है। तुर्की हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है। तुर्की कश्मीर में 370 हटाने के खिलाफ भी था और कश्मीर के पक्ष में भी हमेशा तुर्की बोलता रहता है, और तुर्की ने हमेशा भारत का विरोध किया है। तो इससे प्रधानमंत्री का तुर्की के राष्ट्रपति से स्पेशल मिलने का कारण क्या है? और कारण कोई खास नहीं, कारण से एक ही था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की के राष्ट्रपति से मिलकर ये जताया कि आप जो इन एजेंसियों के थ्रू मिलके, पीएफआई के थ्रू मिलके, पाकिस्तान के थ्रू मिलके जो भारत के खिलाफ जो साजिश आप चल रहे हैं उसका हमें पता है, उसकी हमें जानकारी है, मगर ऐसा हम आपको होने नहीं देंगे। और फिर दूसरे दिन 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी वापस आ जाते हैं और फिर एक मीटिंग होती है, एक बैठक बुलाई होती है वहाँ पे, और उस बैठक के तुरंत बाद पूरे देश में रात को 3 बजे देश के अलग अलग राज्य शहरों में 13 जगहों पर पीएफआई के दफ्तरों पर छापे पड़ते हैं और उनके 100 से भी अधिक लोगों को अरेस्ट करके जेल भेजते हैं। क्योंकि जून के महीने में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल साहब केरल के दौरे पर गए थे, तो इसका मतलब यही था कि सरकार और सिक्योरिटी एजेंसियां काफ़ी दिन से इस काम में लगी हुई हैं। ये एकाएक नहीं होगा कि रात को रेड पड़ी और पूरे 13 राज्यों में ये हो गया। ये काफ़ी दिन से ये काम चल रहा था। रेड बेशक उस दिन रात को 3 बजे हुई, लेकिन ये प्रोग्राम काफ़ी दिन से चल रहा था। और पीएफआई की पॉलिटिकल विंग है एसबीपीआई, वो केरल में कांग्रेस की गठबंधन की सहयोगी है। 2013 आपको ये इस बात से पता अंदाजा हो जाएगा कि 2013 से लेकर 2018 तक कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार थी और उस वक्त जितने भी पीएफआई के लोगों पर केस थे वो उस दौरान कांग्रेस की सरकार के दौरान ये सब के केस वापस ले लिए गए थे। कितनी बड़ी साजिश थी इस देश के खिलाफ, विपक्ष और ये एजेंसियां कितनी बड़ी साजिश देश के खिलाफ रच रहे थे, कोई सोच भी नहीं सकता है। मगर ये मंसूबे सब नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने वो विफल कर दिया। और ये पीएफआई पर एक्शन पर रिएक्शन क्या हुआ? पीएफआई पर जब एक्शन हुआ तो उसका रिएक्शन क्या हुआ? रिएक्शन ये हुआ कि ऑल इंडिया शहजादा नसीन काउंसिल के चेयरमैन चिश्ती साहब ने ये कहा कि ये सब देश में आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए हो रहा है, तो मुस्लिम भाई धैर्य रखें और जहाँ गलती मिलती है, जो गलत पाया जाता है उस पर एक्शन होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। दूसरा, ऑल इंडिया पसमंदा महाज, उसने भी कहा कि पीएफआई देश के अंदर बैन होनी चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए और पीएफआई के लोगों को पकड़ के इनको गिरफ्तार करने चाहिए। ये दोनों मुस्लिम ग्रुप हैं, न कि कोई आरएसएस या बीजेपी के किसी नेता ने नहीं कहा। ये मुस्लिम किसी सोसाइटी के किसी संस्था के चेयरमैन और उसके मुखिया के कहे हुए ये शब्द है। जब 2019 के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बनारस में पहली बार गए प्रधानमंत्री बनके, तब उन्होंने एक नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, उसके साथ एक शब्द जुड़ा था सबका विश्वास। उस वक्त भी लोगों को ऐसे लगा था कि क्या नरेंद्र मोदी भी सेकुलरवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर ऐसा नहीं था। इसका मतलब था कि ये जो इस प्रकार की एजेंसियां जो देश के खिलाफ जो ये षड्यंत्र कर रही हैं, ये जो काम कर रही हैं, सिर्फ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का एक मकसद था कि पसमंदा समाज और बरेलवी समुदाय को, इन सब को एक ही करने का एक ही मतलब था कि ये इस प्रकार की एजेंसियां और इस प्रकार के तत्व
जो देशद्रोही सोच रखते हैं, ये अपने ही समाज में आइसोलेट हो सकें, उजागर हो सकें। ये इसलिए किया था, ये उनको भी पता है, भारतीय जनता पार्टी को पता, आरएसएस को भी पता है कि इससे बीजेपी को इन लोगों से वोट नहीं मिलने वाले हैं। और ये एजेंसियां जो मैंने पहले बताई, ये सरकार, ये जो मुस्लिम जो संस्थाएं बताए हैं, ये वो लोग हैं कि ये इन लोगों से, इस प्रकार के तत्वों से, देशद्रोही तत्वों से, इस प्रकार के पीएफआई या ये और काफ़ी जो जितने ग्रुप हैं ये आतंकवादी, इनसे नफरत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी मुसलमान की भी लोग कहते हैं ये अंदर खाते सब मुसलमान एक होते हैं, ऐसा नहीं है। अंदर भी बहुत फूट है, इनके अंदर भी अंदर बहुत फूट है, जो सच है। दो 2014 के बाद में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो 2014 से पहले जो शीर्ष कमान का जो विचारधारा थी, जो सोच थी, जो काम करने का तरीका था, 2014 के बाद में पूरी तरह से वो बदल चुका है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और बीजेपी का शीर्ष कमान एक बहुत दीर्घकालीन रणनीति के तहत काम करता है। अगर वो कोई भी काम करते हैं तो एक रणनीति के तहत काम करते हैं, और एक बहुत लंबी रणनीति होती है, उसके तहत ही बीजेपी का शीर्ष कमान एक प्रोफेशनल, अगर भारत में कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रोफेशनल है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी किसी विचारधारा से या किसी मुद्दे से या किसी भी चीज़ को लेकर चुनाव नहीं या इलेक्शन नहीं लड़ती, चुनाव नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी एक प्रोफेशनल पार्टी है, एक तरीके से सरकार को चलाने वाली, इनके अलग अलग जितने भी संगठन हैं वो बहुत ही तरीके से बनाए हुए हैं। बहुत गहरी जड़ है भारतीय जनता पार्टी के संगठन की, उनके कार्यकर्ताओं की। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है, जो भी निर्णय लेती है, वो दीर्घकालीन निर्णय लेती है और उस पर खराब ही उतरती है। और जब तक इस प्रकार के लोगों को, इस प्रकार की सोच के लोगों को, इस प्रकार के तत्वों को पहचाना नहीं जाएगा, तब तक देश की संस्कृति और देश की विरासत को बचाना बहुत मुश्किल है। अगर देश की संस्कृति और देश की विरासत को बचाना है तो इस प्रकार के पीएफआई जैसे संगठनों को, उसमें काम करने वाले संगठनों को, इन लोगों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। पिछले दिनों केरल में पीएफआई का एक व्यक्ति, एक एजेंट पकड़ा गया, जो ईडी की रिमांड में उसने ये खुलासा किया कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री की पटना में जो रैली हुई थी उस पर अटैक करने के लिए उस व्यक्ति ने मुस्लिम युवाओं को ट्रेनिंग दी थी, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेज के ऊपर, भाषण स्टेज के ऊपर, वहाँ पर हमला करने की इनकी प्लान थी, जो विफल हो गई है। और अब जब 13 जगह पीएफआई पर जब रेड हुई है एक साथ, एक भी जगह कहीं भी कोई चूक करने वाला नहीं मिला। सिर्फ केरल के अंदर थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन, एक बंद का आह्वान किया पीएफआई के लोगों ने, उन्होंने ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों ने पीएफआई के लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा। और वहाँ की केरल की हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि इस प्रकार के, अगर ये ज़बरदस्ती का, ये पीएफआई जो प्रदर्शन कर रही है, दुकानें बंद करवा रही है, मार्केट बंद करवाने के, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। इससे पहले 2019 में इसी हाई कोर्ट ने, केरल हाई कोर्ट ने कहा था कि फ्लैक्स प्रदर्शन नहीं हो सकता है, लेकिन आज वही हाई कोर्ट केरल की कह रही है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन सब केरल की हाई कोर्ट के इस रुख को देखते पता चल रहा कि अब इन लोगों का दिन बहुत नज़दीक आ गया है, इनके बहुत बुरे दिन आने वाले हैं इस प्रकार के संगठनों के। और पीएफआई ने सबसे बड़ा रोल अदा किया, सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन किया,
सीएए के कानून के दौरान जब ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, एक अच्छे कानून को जिसमें मुसलमानों का कोई भी देश से निकालने का या कोई भी नुकसान उस सीएए के तहत नहीं था, उस कानून को गलत बना करके साबित करना लोगों के सामने और इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन करना, ये सब बातों से पता चलता है कि भारत के ऊपर कितना अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का दबाव है, कितना अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भारत के ऊपर हो रहा है। लेकिन इतने बड़े गृह युद्ध को समय रहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री और योगी आदित्यनाथ जी की सूझबूझ से इस इतने बड़े गृह युद्ध को होने से समय रहते ही बचा लिया। और NSA अजीज डोभाल जी का इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इनकी सूझबूझ से ही ये सब कुछ संभव हो सका है। और इसलिए अगर देश के अंदर देश की संस्कृति को, देश की विरासत को, देश के विकास को अगर आगे बढ़ाना है तो इस प्रकार के तत्वों को पहचानना, समाज के अंदर उनको एक्सपोज करना, उनको सार्वजनिक करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ये इस प्रकार के तत्व बढ़ते ही चले जाएंगे, क्योंकि इन लोगों को संरक्षण बाहर से मिलता है, इन लोगों को सपोर्ट पैसे की बाहर से मिलती है। हवाले के थ्रू इनको पैसा मिलता है, काले धन के थ्रू इनको पैसा मिलता है। और जब तक ये पीछे की सप्लाई इन लोगों की, ये पैसे की, ये मनी लॉन्ड्रिंग की जब तक नहीं बंद होगी, जब तक इसका बैन करना PFI को या गिरफ्तार करना मात्र समाधान नहीं है। अगर इनका परमानेंट समाधान करना है तो इनकी पीछे से सप्लाई बंद करनी पड़ेगी और इन पर सख्त कानून बनाना पड़ेगा और सख्त कानून बना करके उसको सख्ती से इम्प्लीमेंट करना होगा। जैसा अपराध जैसे ही करते हैं उसी टाइम इनको सज़ा का प्रावधान होना चाहिए कानून के अंदर। और देश का पुराना संविधान को बदल करके देश में एक नया इंडियन पिनल कोड बनाना पड़ेगा जो एक ही प्रकार का हो, तो अलग अलग अपराधों पर अलग अलग जो आज कानून बने हुए हैं वो सब की एक ही पुस्तक बना दी, एक बुक बना दी जाए, एक ही पेनल कोड बना दिया जाए, ताकि उसको आसानी से पढ़ा भी जा सके, समझा भी जा सके और इसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सके। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और अंक में। जब तक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।